हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल्दी हैं, सेफ हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा जो है दैट वी विल रिवाइज एमसीक्यू अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन which is relevant for the student of net commerce and net management and also various other competitive exam। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एमसीक्यू अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन समझने से पहले मेरी जो ऐप है दैट इज द एडुसम ऐप। दिस ऐप जो है दैट इज फॉर कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज जो हैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के डाल चुके हैं। इवन यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड यूजीसी नेट कॉमर्स भी इसके ऊपर अपलोड हो चुका है। तो मेथोडोलॉजी जो है दैट इज थ्रू लाइव लेक्चर्स, recorded lectures, doubt sessions, descriptive summarize and test series will be provided। जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7973179091। इसका लिंक, कोर्सेज का लिंक और जो ऐप का लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फर्स्ट जो हमारा अब MCQ है दैट इज फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के अंदर आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके अंदर हम प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए या फूड शॉर्टेज जो है उसको हम जो हमारी फूड शॉर्टेज है उसको हम रिड्यूस करते हैं कि फूड शॉर्टेज ना हो। Overall monetary stability in the banking system, reduction of poverty and unemployment. So the right answer सोचिए। So the right answer is main objective जो monetary policy का है that is the economic growth with price stability। कि जो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैनेजमेंट सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के सारे वो एक्शन कवर हो जाते हैं जो कि डायरेक्टली मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इनडायरेक्टली जो है डिमांड फॉर मनी को भी रेगुलेट करते हैं। ये डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी को डिपिक्ट करती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि जब रिसेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो वहाँ पे जो पर्पस होता है कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होता है। कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज किया जा सके, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड मेंटेनिंग प्रॉपर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक सिस्टम। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका जो फंक्शन है स्टेबलाइजेशन को है, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्रॉपर इक्विलिब्रियम लाना है। जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम लेके आना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को लाना। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के ब्रीफ ऑब्जेक्टिव है। RBI provides financial accommodation to the commercial banks through the repo and reverse repo under रेपो और रिवर्स रेपो के अंडर जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है वो किस मीडियम के अंदर प्रोवाइड की जाती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर या स्टेचुटरी लिक्विडिटी रिजर्व के अंदर। सो द राइट आंसर इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो और रिवर्स रेपो मैंने आगे जाके एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे आई विल बी कवरिंग ओनली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट जो आरबीआई है दैट इज द बैंकर्स बैंक। तो ये बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जब बैंक्स जो है शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी फेस करते हैं तो ये डिस्काउंट विंडो के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो इस डिस्काउंट विंडो से कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है लोन वगैरह ले सकते हैं आरबीआई से। फ्रॉम जून 2000 द आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है लेकिन इसके अंदर रीजनल रूरल बैंक्स नहीं शामिल। प्राइमरी डीलर शामिल है जो कि इसका फ़ायदा उठा ले सकते हैं इमरजेंसी के दौरान।
और ये जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ये डे टू डे बेसिस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। डैश इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट which enables collateralized short-term borrowing and lending through sale and purchase operation in the debt instrument. Is it open market operation? Is it cash reserve ratio? Is it statutory liquidity reserve? Or it is the repo? So the right answer is the repo. Here we are going to understand what is repo and what is reverse repo. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है इसके अंदर रीपर्चेज ऑप्शन जिसको हम रेपो रेट कह सकते हैं, रिवर्स जो है रेपो के द्वारा लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर दी जाती है, रिवर्स जो रेपो रेट है उसके द्वारा जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो रेपो रेट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई जो है शेड्यूल्ड बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को उनकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है लोन प्रोवाइड करती है। रिवर्स रेपो के अंदर क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंक से लोन लेती है। तो रेपो जो कि रीपरचेज ऑप्शन है, यहाँ पे दो सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है। एक पार्टी अपनी सिक्योरिटी सेल करती है और दूसरी पार्टी जो है दूसरी पार्टी से वो दूसरी पार्टी को सेल करती है विद द टेंशन कि लेटर डेट पे वो अपनी सिक्योरिटी दोबारा से परचेज कर लेगी। रेपो रेट को हम सेल एंड बाय ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। रेपो जो है एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है पॉसिबल है, जिसके अगेंस्ट हम सिक्योरिटीज देके जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बोरिंग एंड लैंडिंग होती है दैट इज टू सेल एंड परचेज थ्रू दी जो है सिक्योरिटी के द्वारा। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेपो रेट जो है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बायर ऑफ द सिक्योरिटी टू द सेलर ऑफ द सिक्योरिटी। प्रेजेंटली इट इज 4%। रिवर्स रेपो जो है 3.35 है। इसको सिंपल शब्दों के अंदर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आरबीआई है वो बैंक्स को जब बोरिंग प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट कॉमन सिक्योरिटी के, देन इट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो प्रेजेंटली इट इज 4%। और यहाँ पे जो पर्पस होता है लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना, क्योंकि वो बैंक जो है आरबीआई से बोरिंग करते हैं तो फंड्स की अवेलेबिलिटी बैंक्स के पास बढ़ जाती है। रिवर्स रेपो के अंदर जो पर्पस होता है लिक्विडिटी को सोखना होता है, तो आरबीआई जो है बैंक से बोरिंग करती है। तो ये प्रेजेंटली जो रेट है 3.35% है। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पे डिविडेंड आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर्स, लिमिटिंग वोटिंग राइट इज अवेलेबल, are not part of company's share capital. So what is the right answer? Limited voting rights they are available. That is the right answer. देखो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, और ये जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है, तो दे आर प्रेफर्ड ओवर इक्विटी। इनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। ये वोटिंग राइट्स तभी अवेलेबल होते हैं जब इनके जो है कुछ राइट्स इफेक्ट होते हैं। So what are equity shares? Have an unlimited life, voting rights and receive dividend to be paid after fixed period. Have a limited life, no voting rights, preferred over preference share. देखो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर जो होती हैं परमानेंट कैपिटल होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। डिविडेंड देना ना देना जो है वो अगर मतलब कंपनी डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं तो ही दिया जाता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स को। सो द राइट आंसर इज हैव एन अनलिमिटेड लाइफ, दे हैव वोटिंग राइट एंड दे ऑल्सो रिसीव डिविडेंड अगर डिविडेंड इज डिक्लेयर। रिजर्व सरप्लस आर विच फॉर्म ऑफ financing? Is it internal financing? It is the finance through loan. It is the financing through security, or it is the international financing. So the right answer is internal financing. देखो रिजर्व सरप्लस जो होता है डेट इज द रिटेन अर्निंग, डेट इज द अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनको रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, इसको शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में नहीं दिया जाता। तो ये जब कंपनी कल को एक्सपैंड करती है तो जो इंटरनल सोर्स से जो जनरेटेड होता है
तो उसको वो यूज करती है. सो इट्स ए पार्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंस. ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज दी ईबीआईटी जो है दैट इज दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. सेकेंड ऑप्शन जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स. EBIT divided by the interest, earning before interest and taxes divided by the tax. So the right option is, it is the contribution upon the earning before interest and taxes. तो हम ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज वहाँ पे होता है जहाँ पे जो कॉस्ट है उसको हम क्लासीफाई करते हैं फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होती है. ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिटर्मिन्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी सेल एंड इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो ये जो रिलेशनशिप है इसको डिटर्मिन करता है और ये एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स ओवरहेड से रिजल्ट करता है, क्योंकि जब सेल के अंदर जो है वेरिएशन होती है तो प्रॉफिट्स के अंदर बड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट वेरिएशन होती है. तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो इंडिकेट करता है बिजनेस रिस्क को या ऑपरेटिंग रिस्क को. Operating leverage may be defined as the firm's ability to use fixed overhead to magnify the effect of changes on sale on its earning before interest and taxes. कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं तो वहाँ पे अगर सेल में चेंजेस आती हैं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के अंदर उससे कई डिस्प्रोपोर्शनेट वेरिएशन आती है. सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है दैट इज द कंट्रीब्यूशन इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट divided by EBIT earning before interest and taxes. Financial leverage may be defined as a use of funds with a contribution cost in order to increase earning before interest and taxes, use of fund with a product cost in order to increase earning per share, use of funds with fixed cost in order to increase earning per share, use of funds with a fixed cost to increase the earning before interest and taxes. So the right answer is, this is the right answer. Use of funds with a fixed cost in order to increase the earning per share. तो यहाँ पे जो ऐसे जैसे प्रेफरेंस शेयर यूज किया जाता है या डेट यूज किया जाता है ताकि अर्निंग पर शेयर को इन्हांस किया जा सके. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसका जो अर्थ होता है यूज ऑफ फिक्स चार्ज सिक्योरिटी, जैसे प्रेफरेंस शेयर है जिसके ऊपर हम फिक्स रेट डिविडेंड देते हैं या हम डेट का डिबेंचर का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे जब हम फिक्स चार्ज सिक्योरिटीज को यूज करते हैं, डेट को यूज करते हैं अलॉन्ग विद दी इक्विटी शेयर्स, तो उसके पीछे जो मंशा होती है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, अर्निंग पर शेयर को मैग्नीफाई करना होता है. कि तभी हमें डेट का इस्तेमाल करना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है स्टेबल है और जो प्रॉफिट है वो भी स्टेबल है. तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि अगर हम डेट का इस्तेमाल करते हैं तो डेट के ऊपर इंटरेस्ट जो होता है मैंडेटरी होता है. तो कल को कोई प्रॉफिट हो या ना हो बट हमें इंटरेस्ट को देना पड़ेगा. फाइनेंशियल लीवरेज जो है फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है दैट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द अर्निंग बिफोर टैक्सेस. Fiscal policy referred to use of government spending, taxation, and borrowing to influence the level of economic activity. Government activity relating to use of government spending for supply of essential goods. Use of government spending, taxation, and borrowing for reducing the fiscal deficit. तो इसमें चौथी जो ऑप्शन है उसके अंदर फर्स्ट एंड टू है. सो हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर. यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, use of government spending, taxation and borrowing to influence the level of economic activity. This is the right answer. अब हम देखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या है. देखो फिजिकल जो है डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फिस्क विच मीन्स ट्रेड. फिजिकल पॉलिसी जो है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अपने खजाने को या पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करती है. गवर्नमेंट जो है किस तरह से अपनी स्पेंडिंग लेवल और टैक्स रेट को एडजस्ट करती है ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सके और ग्रोथ को मेंटेन कर सके. फिस्कल पॉलिसी जो है एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है. मॉनेटरी पॉलिसी जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है.
फिस्कल पॉलिसी जो है दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो केन्स इकोनॉमिक्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। ये दोनों फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है विच कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, which of the following indicates the business risk: financial leverage, operating leverage, total leverage, and the combined leverage? So the right answer is operating leverage. तो मैंने आपको बताया था बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि हम बिजनेस खोलते हैं, कल को वो चलेगा या ना चलेगा, जो हमारी प्रॉफिट्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं, डिमांड के अंदर वेरिएशंस होती हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है, जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, रिसेशन इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइनिंग प्राइसेस एंड राइजिंग employment, declining unemployment and rising prices, declining real income and rising unemployment, rising real income and rising prices। देखो जो रिसेशन होता है, मंदी जो होती है, उसके अंदर हमारी इनकम भी कम होती है और बेरोजगारी भी ज़्यादा होती है। तो डिक्लाइनिंग रियल इनकम एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज द राइट आंसर। स्लो डाउन जो है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे जीडीपी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हो जाता है। आप मेरी ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही शशि अग्रवाल चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।